आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, साथ में बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो में दिखाए गए प्रश्नों का PDF चाहिए तो अभी ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून एग्ज़ाम के शिफ्ट 1 के एनालिसिस के बारे में। तो कैसे प्रश्न आए थे जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। तो देखिए लास्ट मोमेंट में अब आपको करना होगा स्मार्ट वर्क के साथ फाइनल रिवीजन, जो हम आपको करवाएंगे हमारे बेस्ट गेस्ट पेपर के साथ। ये ऐसे गेस्ट पेपर है जिसमें आपको मिलेगा संभावित प्रश्नों का विषय संग्रह, यानी कि हमने इसमें वो क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। पेपर उनके गेस्ट पेपर की कॉस्ट है ओनली 100 पीस। इसमें आपको 10 गेस्ट पेपर दिए जाएंगे जो कि बेस्ट गेस्ट पेपर होगा। पेपर 2 की कॉस्ट भी है 100 पीस। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, इस नंबर पे कांटेक्ट हो, व्हाट्सअप करिए। आपको लिखना है गेस्ट पेपर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसे डायरेक्टली इंस्टा मौजू से भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में। देखिए आपको पता है कि जैसे हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जैसे 13 से 22 जून के बीच में। अभी आपको मैं डेली एनालिसिस दूंगा, ठीक है। शिफ्ट 1 हो शिफ्ट 2 हो, तो आपको मैं डेली एनालिसिस दूंगा। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बोले थे कि ये आए थे, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट का वर्ड ऑफ माउथ था कि ऐसे क्वेश्चन आए थे, वैसे क्वेश्चन आए थे, उसके हिसाब से आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे बना के दूंगा कि ताकि आपको अगला जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल सके और आपको पता चल सके कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप डेली वीडियो देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं स्टडी भारत पे, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी हर अपडेट से वाकिफ रहें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट एनालिसिस के बारे में। देखिए आज था कॉमर्स का एग्ज़ाम 13 जून का, जैसे आज है पेपर 13 जून का, ठीक है। शिफ्ट 1 के एनालिसिस में आप कॉमर्स का पेपर था आज, लेकिन आपको मैं पेपर उनके बारे में बताऊंगा। अगर हम देखेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट हुए तो मैं आपको कॉमर्स का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन बात करेंगे पेपर 1 के लिए जो सबके लिए कॉमन है। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो पेपर 1 है उसमें 10 यूनिट हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ICT है, इनकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया। ये हमारे 10 यूनिट हैं, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां और ये हायर एजुकेशन का 10वां यूनिट, ठीक है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से देखिए वही क्वेश्चन थे जैसे स्वयं का पूछ लिया और टीचिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया, रिसर्च के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए टीचिंग और रिसर्च से यहाँ से आते हैं। हमें ये डाउट होता है कि हर एग्ज़ाम में इनकी जैसे 10 यूनिट हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में हमारे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 10 यूनिट में से 50 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो बाकी जैसे ICT का पार्ट है उससे कई बार 4 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। आपको मेन फोकस करना है टीचिंग और रिसर्च के ऊपर। देखिए कॉम्प्रीहेंशन का वही है, ठीक है, जो लेटेस्ट मुद्दे चलते आ रहे हैं उसके ऊपर आएगा। तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इसमें आप परसेंटेज एवरेज रेशियो कर लीजिए, आपके तीनों चैप्टर इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही था, इसके जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि द वर्ड पेन में रेफर टू ए राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और एन एनिमल पेन। यानी कि देखिए जो पेन शब्द का लेखन है उपकरण अथवा पशुओं के बाड़े का सूचक हो सकता है। यानी कि पेन क्या है, एक उपकरण है, यानी कि पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम एक पेन शब्द का प्रयोग जो है वो एनिमल के लिए भी कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी भाषा का दोष है। देखिए 2 शब्द हैं, एक जैसे एक है पेन लिखने वाला पेन, एक है पेन एनिमल वाला पेन। तो इसमें कौन सा दोष समझा जा सकता है। तो देखिए इसको ऑप्शन है यहाँ पे, ए है एसेंट इनकी स्वराघात, बी है सस्पिशियसनेस संदिग्धता, सी है एम्बिगियस या एम्बिजियस कह सकते हैं अनेकार्थ, यानी कि या डी है साथ में ऑर्गेनाइजेशन इनके संगठन। तो इसका राइट आंसर है देखिए यहाँ पे, ठीक है, एम्बेटिग्यूटी, ठीक है, अनेकार्थ। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन आएगा करेक्ट, यहाँ पे सी है, ये गलती से बी हो गया, लेकिन यहाँ पे सी आएगा, यानी कि ये वाला जो है वो सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो द वर्ड पेन में रेफर टू ए राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और ए एनिमल पेन।
सच ए डिफेक्ट ऑफ लैंग्वेज में बी कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ एम्बिग्विटी। जब भी देखिए यहाँ पे दो शब्द एक जैसे होते हैं तो उसमें क्या है कि लैंग्वेज का डिफेक्ट होता है, जैसे बोलते हैं एम्बिग्विटी। सो नोट दैट द फॉल्सी ऑफ एम्बिग्विटी इज फॉल्सी बाय विच ए पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड एन आर्गूमेंट विद मोर देन वन मीनिंग और मीनिंग। ठीक है, इनकी जब भी देखिए एक जैसे शब्दों के बहुत सारे मीनिंग आते हैं तो उसे बोलते हैं एम्बिग्विटी। ठीक है, तो सी इसका आंसर है कि अनेकार्थ है, इनकी एक जैसे शब्दों के बहुत सारे शब्द बन जाते हैं तो उसमें ये गलती हो जाती है। तो राइट आंसर था उसका एम्बिशियस। ठीक है, अनेकार्थकता। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी लेवल था लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप। देखिए द नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल एरिया इन इंडिया एज पर द नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 आर। यानी कि देखिए जो ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, उस ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार भारत में वाणिज्यिक क्षेत्रों इनके कमर्शियल एरियो के लिए रात्रिकालिक ध्वनि मानक क्या है। ठीक है, जो नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड होना चाहिए कमर्शियल एरियाज के लिए अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशन रूल्स 2000 वो क्या है। देखिए 65 dB, ठीक है, 55 dB, 50 dB या 45 dB। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बी 55 dB। ठीक है, यहाँ बताया गया है, देखिए जो पीस जोन है नाइट टाइम के लिए उसके लिए 40 dB है, डे के लिए 50 dB है। रेजिडेंशियल एरिया के लिए देखिए यहाँ पे 45 dB है नाइट के लिए, डे के लिए 45। कमर्शियल सेक्टर में देखिए यहाँ पे 55 dB है और डे के लिए कितना है 65। तो उसने क्या पूछा था कमर्शियल सेक्टर के लिए नाइट में, तो वो क्या है 55 dB। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए क्या है नाइट के लिए 70 dB और 75 dB। ठीक है, यहाँ पे आप ये इसका सही जवाब था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इसके मेरे को यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं पता चल पाए लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही था। क्वेश्चन है द साइंस विच स्टडीज द फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस एनिमल एंड मशीन्स इज डिस्क्राइब आर। यानी कि देखिए मानव, पशु और मशीन में प्रतिपुष्टि प्रणाली, प्रतिपुष्टि होता है यहाँ पे फीडबैक के अध्ययन करने वाले विज्ञान का इस रूप में वर्णन किया जाता है। यानी कि मानव, पशु और मशीन उसका जो फीडबैक सिस्टम है, ठीक है, जो साइंस होती है देखिए उसमें हम स्टडी करते हैं ना ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल के ऊपर, मशीन के ऊपर, तो उसे कैसे डिस्क्राइब किस रूप में वर्णित किया जाता है उसे बोलते हैं साइबरनेटिक्स यानी कि संत्रांतिकी। पशु देखिए मानव, पशु, मशीन में प्रतिपुष्टि प्रणाली के अध्ययन करने वाले विज्ञान का, यानी कि देखिए जो मानव, पशु और मशीन का फीडबैक सिस्टम लेते हैं उसे बोलते हैं साइबरनेटिक्स यानी कि संत्रांतिकी। देखिए यह नियंत्रण सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत से निकटता से संबंधित होता है। इसका उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। साइबरनेटिक्स समान रूप में शारीरिक और सामाजिक अनुप्रयोग प्रणाली पर लागू होता है। देखिए भाषा के आधार पर भी होता ही है। ठीक है, तो ये था इसका ऑप्शन। ठीक है, देखिए कई जगह पे हिंदी है, कई जगह इंग्लिश है, जैसा मेरे को पता चला था वैसे मैंने आपको बता दिया। देखिए स्वयं प्रभा में कितने चैनल है। देखिए आपके बहुत सारी आपकी बुक्स हैं, चाहे वो केवीएस मदान की बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, सारे पास यहाँ पे 32 चैनल लिखे हैं, लेकिन सही आंसर है 34। आप हमारे नोट्स देख सकते हैं, जो बच्चे हमारे नोट्स से पढ़े थे वो फुली अपडेटेड थे। हमने अपने नोट्स में 34 ही लिखा है, जबकि 34 ही है। अगर आपके पास कोई भी बुक है आप वो उठा के देखिए, चाहे वो केवीएस मदान की बुक हो, वहाँ पे 32 लिखा होगा, यानी कि इट मीन्स वहाँ पे रॉन्ग लिखा है, सही है 34। तो चैनल है 34, जिन्होंने 32 लिखा था उनका गलत हो गया है, लेकिन सही है 34। तो देखिए यहाँ पे था संख्या क्रम को पूरा करिए। अब इसे पूरा करना है, पहले था 0, 6, 24, 120। ठीक है, ऑप्शन दिए थे 180, 300, 210 या 240। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं, इसको कैसे करना था। देखिए 0 की क्यूब यानी कि 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, फिर 2 की क्यूब यानी कि फिर क्या आएगा 2 की क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दिन 4 दूनी 8, 8 में से -2 6। यानी कि देखिए यहाँ पे माइनस का चल रहा है, यानी कि जो आपकी रकम है यहाँ पे उसको आपको क्या करना है क्यूब से करना है, फिर आपको उसमें से माइनस कर दें। जैसे पहले जितनी रकम है, जैसे देखिए स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है, हमने 2 माइनस कर दिया, 3 है, 3 माइनस कर दिया ऐसे। तो देखिए कि 3 3 27 है, 24 कैसे आया, 27 में से 3 गए 24। तो 120 के बाद में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे था ना
गिनती चल रही है ना यहाँ पे 0 1 इन्होंने हटा दिया, यहाँ पे क्या था 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट क्या है 6 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है 6 का 36 और 36 को 6 से करेंगे, उसके बाद में बीच में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 210, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है 210 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत आसान होता है ये, इतना मुश्किल नहीं होता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ए लर्नर एडजस्ट और मॉडिफाई हिज हर अर्लियर प्लान्स अकॉर्डिंग टू हिज या हर न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक लर्नर है वो अपने प्लान्स को मॉडिफाई कर लेता है अपने नए एक्सपीरियंस के साथ। जैसे आपको पता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन जब आपको उसके बारे में नई चीज़ पता चलती है तो आप अपनी पहली नॉलेज को करेक्ट कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग प्लान एंड अराइविंग एट न्यू प्लान्स इज नोन एज। अब देखिए जो नया मॉडिफाइड प्लान बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि जो पुराना आपका प्लान था उसमें आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि पहले आपको जहाज़ में जाना था लेकिन जहाज़ की एयरप्लेन की टिकट नहीं मिलती, फिर आपको जाना सेम जगह पे, फिर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तो वो क्या हो गया एडजस्टमेंट हो गया। आपने क्या किया, अपने प्लान को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। ये सिंपल सी एग्जांपल है। सो देखिए नेक्स्ट था स्पार्क। स्पार्क का पूरा नाम SPARC, यानी कि देखिए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है ये। सो ऑप्शन नंबर बी था वहाँ पे, ठीक है ऑप्शन को छोड़ दीजिए लेकिन आप फुल फॉर्म देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है फोटोग्राफ भंडारण का 10 MB स्थान घेरता है। यानी कि भंडारण मतलब मेमोरी, यानी कि एक फोटोग्राफ है वो 10 MB की है, वो मेमोरी का 10 MB हिस्सा घेर लेता है। तो 4 GB क्षमता वाली एक मेमोरी स्टिक ऐसे ही लगभग कितने फोटोग्राफ को भंडारित कर सकती है। यानी कि एक फ़ोटो है 10 MB की, ठीक है उसका साइज है 10 MB का। अगर आपके पास 4 GB क्षमता वाली एक मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव कुछ भी है, उसमें आप कितनी फ़ोटो भर सकते हैं, तो उसका आंसर है 400, ठीक है। सिंपल सा देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है। तो 4 GB को देखिए यहाँ पे क्या है, एक फोटोग्राफ 10 MB की है, 4 GB मतलब अब देखिए 1 GB में कितने होते हैं 124 MB होते हैं। हम आप 1000 मान लीजिए, अगर 1 GB में होते हैं 1 GB में होते हैं 1000 MB, तो 4 GB हो गए 4000 MB, तो ऐसे ही 400 फोटो उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान था। देखिए मेरे को क्वेश्चन इतने ही पता चल पाए तो आपको मैंने इतने ही बता दिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इवनिंग शिफ्ट एनालिसिस करेंगे जो भी शाम को आएगा। तो ऐसे में आपको डेली एनालिसिस